हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग या फिर कॉइल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या होता है। उसके पहले पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो ये सब आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसके एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड लास्ट में एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग, चलिए एक रिंग बनाया है, पांचे वाला रिंग, मान लो ये एक रिंग है, ठीक है, इसका कुछ रेडियस होगा, मान लो कुछ रेडियस r है, और इसका ये मान लो एक्सिस, ठीक। एक्सिस पर एक पॉइंट हमने P लिया, इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लो कि इस ऑर्डर में करंट फ्लो हो रहा है, इस कॉइल में I करंट मान लो रन कर रहा है, इसकी वजह से इसके एक्सिस के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग जानने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि इंटायर लेंथ की वजह से, तो हम एक चीज और बताते हैं आपको, पहले डिस्कस कर लें, बायोट का डिस्कशन कर लें, या क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वेक्टर A क्रॉस B सपोज करो, तो इसका इस्तेमाल है, इसलिए पहले हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं। वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, मान लो वेक्टर C मान लेते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू आया C। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर C है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर A का, और वेक्टर जो C है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B का। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है कि जो भी हमारा वेक्टर आता है क्रॉस करने के बाद वो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए पहले ये डिस्कशन कर लें। और बायोट सावर्ट लॉ वो भी आपको पता है, dB इक्वल टू करंट एलिमेंट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और एक क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन को लेकर के इसका इस्तेमाल हम करेंगे। डायरेक्शन के लिए तो ऐसे पाम रूल भी है ही, करंट के डायरेक्शन में इसको लगा दो, ये कर लो, ठीक है। ये लोकल मेथड है, बेस्ट मेथड ये। क्या पता आपको आज जे के टर्म में दे दे वेक्टर A वेक्टर B, बट हमारा A और B नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, है ना, dl वेक्टर आएगा, r वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका वो परपेंडिकुलर होता है बोथ ऑफ वेक्टर का, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बायोट ने ये बताया, ठीक है, बायोट, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था जो हम कर लिए पहले, इसलिए इसका इस्तेमाल है। हाँ, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हमको पता करना है, इस पी पॉइंट। चलो यहाँ पर एक करंट एलिमेंट सपोज कर लीजिए, छोटा सा एक करंट एलिमेंट हमने कट कर लिया जिसका लेंथ है मान लो dl। अच्छा, dl लेंथ में जो करंट पास होगा वो इस ऑर्डर में ही पास होगा, करंट जो I पास हो रहा है यहाँ से वो dl लेंथ में उसी ऑर्डर में करंट पास होगा, ठीक है। कि कोई और अदर ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, सेम ऑर्डर में करंट आएगा, इसी ऑर्डर में करंट आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहा है जूम, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद हमको मान लो कि यहाँ पर जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या करें, यहाँ से होते हुए एक लाइन ले लिए r डिस्टेंस पर, ठीक है, और सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। मान लो ये डिस्टेंस x है, हम लोग को जहाँ फाइंड करना है वो x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक dl लेंथ का हमने सेगमेंट कट किया, जिससे कि हमको पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना होगा, इस P पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद कुछ इंटीग्रेशन काम करेंगे, ठीक है। चलो, एज पर बायोट सावर्ट लॉ dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे हैं, dB इक्वल टू जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl
साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस dl की वजह से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, अब ये सोचो कि ये साइन थीटा, ये थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट से समझाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेकर। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस r, ठीक है, बाई आर क्यूब लिखते थे, यही था ना फॉर्मूला, बैट्स का मतलब वेक्टर फॉर्म लेकर कहें तो देखो, तो ये हम डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लिखे हैं वेक्टर वाला। dl और r ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक वेक्टर dv मिला, ठीक है, ड्यू टू दिस लेंथ dl एट पॉइंट a। तो इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक नया वेक्टर dv मिला है, तो ये वेक्टर क्या होगा, dl वेक्टर होगा, dv जो वेक्टर है, dv वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा dl वेक्टर का, और dp वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा r वेक्टर का। ठीक है, यही चीज अभी हम a और b के फॉर्म में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलो, तो कहने का मतलब हुआ हम स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, तो हम ये जो बोल रहे हैं कि dv पर जो यहाँ पर जो आया फॉर्मूला हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा के बारे में सोचो, थोड़ा सा याद है, मैंने उसका वर्क ऐसा था, यहाँ पर dl कट किए, यहाँ पर r p पॉइंट था, r डिस्टेंस पर ये एंगल थीटा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर dl ये है लेंथ और r ये है, तो इसके बीच का ये एंगल थीटा है हमारा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये कितना डिग्री होना चाहिए, हम कहें कि ये 90 डिग्री होगा। कैसे, ये दिख तो नहीं रहा किसी एंगल से 90 डिग्री, ऐसे ऐसे दिख रहा है, 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 90 डिग्री है एंगल। ये जो एंगल हमने थीटा मार्क किया, ये एक्चुअल में 90 डिग्री है। कैसे 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 सपोज देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और dl लेंथ का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब ये dl का डायरेक्शन है, चलो 90 डिग्री कैसे होगा यहाँ पर ये समझा रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम। ये डायरेक्शन है और r वेक्टर, ये r वेक्टर हमारा ऐसे है, देखो ये कितना डिग्री हुआ, इसे 90 डिग्री। देखने में आपको लग रहा है कि 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कुछ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, दिस थीटा इज 90 डिग्री। कैसे, जस्ट लाइक ऐसे समझ लो, ये मान लो कैसे dl गया है ना, और ये r आपका ऐसे गया। ठीक है, ये 90 डिग्री इधर की ओर और ये r। ठीक है, सो कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ जो एंगल आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, बट रियली में ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर इस्तेमाल करते हो 90 डिग्री, क्या बन जाएगा dv का वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा का वैल्यू, साइन 90 डिग्री 1 हो गया बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आया। ठीक, यहाँ पर तो dv इज इक्वल टू जो वैल्यू आया है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl बाई आर स्क्वायर, ये dv का वैल्यू आया। फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब ये डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर हमको पाम रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में थंब को ले लो, करंट के डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो हो रहा है गियर में, ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पर ऐसे जा रहा है डायरेक्शन। ठीक है, ये होगा dv का डायरेक्शन। लेकिन सही मायने में अगर देखो तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता है, क्या पता नीचे की ओर है ये 30 डिग्री पर गया कि 90 डिग्री, 30 डिग्री पर गया, 60 डिग्री पर गया, कितना गया। लेकिन आप सोचो अभी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिल रहा है ड्यू टू दिस dl, ये r का भी परपेंडिकुलर है और dl का भी परपेंडिकुलर है।
तो आर वेक्टर ये है हमारा, तो ऐसा कोई लाइन है तो इस पर परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनेगा। आर वेक्टर अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, वेक्टर फॉर्म लिख करके, डीएल का भी परपेंडिकुलर होगा और आर का भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आर इसके परपेंडिकुलर में हमने ले लिया ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक अपोजिट साइड में इसको मिला देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री पर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक। चलो इसके जस्ट अपोजिट में एक एलिमेंट हम कट करते हैं, यहाँ पर मान लो कि ये कट के यहाँ पर डायरेक्शन ये होगा करंट का, ऐसे जाए ऐसे ऐसे, ठीक। इसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से देख लो अपोजिट डायगोनली अपोजिट लिए हैं, चलो इसके बाद ये एंगल मान लेते हैं थीटा है हमारा, तो ये एंगल भी होगा थीटा, ठीक। अब जब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे, पहले इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। क्या है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये आर वेक्टर तो आर के परपेंडिकुलर में होगा, इसकी वजह से इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस आर वेक्टर का परपेंडिकुलर, तो ये जो आर वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, ये डीबी बनेगा, ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटी में यही तो एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जैसे ही कहीं टेढ़ा लाइन आया, टेढ़ा वेक्टर गया, उसका तुरंत कंपोनेंट ब्रेक कर लो, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, यहाँ कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। चलो ये पी पॉइंट था, छोटे पॉइंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर कंपोनेंट ब्रेक करना है तो हम यहाँ पर ऐसे, ठीक। चलो यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ले लिए। अब सोचो यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये एंगल सोचो कितना हो सकता है। देखो तो हम फर्स्ट ये डीएल कट किए थे, बाद में ये कट किए, इसके फर्स्ट वजह से ये आर था और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये वाला आया था फर्स्ट, ठीक है। बहुत सारे लाइन से इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट लाइन ये था, उसकी वजह से ये था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, समझो। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लो थीटा प्लस थीटा, और चलो इसको हम फॉर प्रेजेंट x मान लेते हैं और इस एंगल को y मान लेते हैं। y ही हमको पता करना है कि एंगल y इक्वल टू क्या हुआ, हमको यही देखना है कि एंगल y कितना हुआ, उसके बाद कंपोनेंट आसानी से टूट जाएगा। तो देखो तो ये लाइन और ये लाइन DP फर्स्ट जो मार्क कर रखा है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना, r का परपेंडिकुलर, थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये हुआ, दूसरा ये लाइन सोचो, ये जो एक्सिस है, एक्सिस वाला लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये एक्सिस का लाइन, इसके बीच में तो 90 डिग्री है, ये एक्सिस और ये डाउनवर्ड जो लाइन है उसके बीच में 90 डिग्री है। इसमें कितना एंगल आ रहा है, 3 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, मतलब थीटा प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 से 90 खत्म, x से x खत्म, एक थीटा से एक थीटा खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा आ गया। मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है ये आपका थीटा है। बस ये x और y का खेल ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, हमको ये एंगल चाहिए था, तब हम कंपोनेंट आसानी से ब्रेक कर लेंगे। अब आपको ये पता है कि dp का कंपोनेंट तोड़ना है, तो इसके साथ ये एंगल बना रहा है, तो ये dp cos थीटा और इस पर चला आएगा dp sin थीटा, ठीक है। अच्छा इसके बारे में सोचो, जब यहाँ थीटा है, जिस तरह से ये थीटा आया ये भी थीटा होगा, तो इस dp का कंपोनेंट कर दो, ये cos में चला जाएगा, ये हो जाएगा dp cos थीटा और इसका dp sin थीटा इस एक्सिस पर, इसकी वजह से भी ये कंपोनेंट इस पर आया, इसकी वजह से भी इस पर आया, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो देखो तो इसमें dp cos थीटा का ये डायरेक्शन और ये dp cos थीटा का ये डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा,
मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन उल्टा है। सो यहाँ dv cos थीटा कैंसिल आउट, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बचा हमारा, dv sin थीटा बचा। तो dv sin थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटायर जो रिंग है उसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा एट दैट पॉइंट। हम तो अभी सिंगल dl की वजह से किए हैं, ठीक है, एक जस्ट अपोजिट ले लिए, ऐसे गया, इसका 90 डिग्री पर गया, उसका कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, cos में गया, sin में गया, सिमिलरली cos में गया, sin में गया, cos कैंसिल ईच अदर। ये थीटा कैसे हुआ इज अ मेजर कंसर्न, ठीक है, ये थीटा कैसे आया इसके लिए एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर आपको दे रखा, ठीक है। चलो अब हो गया खत्म, ये एंगल भी समझना मेन था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड एट P, ये पॉइंट P है, ठीक है, P पर निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर मैथ्स वाला देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड at P due to whole ring, that is integration of dv is equal to integration of this dv sin थीटा, ठीक, dv sin थीटा इसकी वजह से एक ये बचा, ये एक वजह से एक dv sin थीटा बचा, एक और बचेगा dv sin, तो सब dv sin का करना है। सो इंटीग्रेशन dv का वैल्यू देख लो, यहाँ से ले लो फर्स्ट से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू dl, ये हो गया dv के जगह पर इंटू साइन थीटा, ठीक। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर साइन थीटा को बाहर कर ले, ये dv के जगह पर आया इंटू साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा को हम बाहर कर लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dl बच गया। dl क्या पूरा सर्कमफ्रेंस बन गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख दिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर। थोड़ा साइन थीटा भी निकाल लो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में साइन थीटा का बात कर ले, देखो थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा का p बाई h परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइपोटेनस स्मॉल r, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक है। इसी ट्रायंगल में यही पर हम निकाल दिए, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल करना है हमको, तो कैपिटल R देख लो, ये थीटा एंगल है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, ठीक है। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई h r बाई r, यहाँ लिख दिए r बाई r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl से बन गया ए इंटायर लेंथ ऑफ द लूप। अच्छा तो देख लो इसका L कितना होगा, 2 पाई r होता है सर्कमफ्रेंस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू r बाई r इंटू 2 पाई, रेडियस कितना है कैपिटल R, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर स्क्वायर और r क्यूब हो गया इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर बन गया। सो यहाँ पर जो बी नेट हमारा आया एट द दिस पॉइंट P, बी नेट इक्वल टू आया ये, और डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सो यही आया, लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे, इसमें क्या चेंजेस करेंगे, ये r dl से जो डिस्टेंस हम स्मॉल r लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल्स उनका जो भी बनाएंगे उसमें थोड़े ना ये दे रखिएगा कि एक रिंग है, यहाँ पर आप dl काटे हैं, इस dl से जहाँ पर आपको पॉइंट को निकालना है मैग्नेटिक फोर्स dl से उतना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का कोई पूछताछ ही नहीं है क्वेश्चन में। सो इस r को स्मॉल r को हटा दो, तो पाइथागोरस लगा लो, तो पाइथागोरस से क्या होगा, ये हाइपोटेनस r स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब आप पाइथागोरस अप्लाई करो तो r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ स्मॉल r को हटा लो, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ हटा लो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, आर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है इंटू क्यूब हो गया 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हो गया 3/2,
यही फॉर्मूला नेट वैल्यू रिजल्ट आया हमारा। ठीक है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, हाँ एक्चुअली आप बोल रहे थे कि अगर n टर्म्स हो, इफ देयर आर n टर्म्स, अगर n टर्म्स हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इन केस ऑफ n टर्म्स, फाइव में n टर्म्स है, क्या होगा? इनटू n हो जाएगा, तो b नेट इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू n आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, n से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो एक टर्म है, इस तरह से अगर n टर्म्स हो तो n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए डेरिवेशन तो खत्म हो गया। डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। ठीक, क्लियर है? यहां पर ये थीटा कैसे है, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट तो ब्रेक हो जाएगा, एक तो खत्म हो गया, साइन बच गया, बस साइन का इंटीग्रेशन लगा दो, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ dl जानते हो, l हो गया, इंटायर लेंथ हो गया। ठीक, चलो इसको मिटा दे। ठीक है, इसी में अगर पूछ दे कि सेंटर पर क्या होगा, ठीक है, एट सेंटर, तो जैसा कि b इक्वल टू फॉर्मूला हमको आया म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर, है ना, बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। वन टर्म, एक ही टर्म के लिए लिखें, n टर्म से तो इंटू n लगा देना। ठीक है, तो एट द सेंटर निकालना है, तो क्या होगा? सेंटर पर जैसे हम बनाए थे, ये x डिस्टेंस लिए थे, यहाँ पर पता कर रहे थे, अगर हम ये पॉइंट हमारा सेंटर पर, तो x नाम का चीज क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पुट कर दो b एट सेंटर म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस x तो खत्म, x 0 है, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 पावर पर आर क्यूब बच गया, है ना, कचरा हो गया, अलग अलग, समझ रहे हो आपको बात ना? हाँ, आई आर स्क्वायर बाई, यहाँ से खत्म, स्क्वायर 2 से 2 खत्म, आर क्यूब, ये देखो एक आर खत्म हो गया, तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, बी एट सेंटर। यही तो फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, एट द सेंटर, ये फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, उसी तरह से एक और फार ऑफ पॉइंट हो जाएगा, फार ऑफ पॉइंट के मतलब कि क्या होगा? डिस्टेंस x काफी बड़ा हो जाएगा और ये r उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसका भी केस ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, समझो कि क्वेश्चन सी, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कि एक ये रिंग है, डायरेक्शन का केस हम लोग समझने जा रहे हैं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, ठीक है,
यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, अभी हम लोगों ने देखा अगर क्लॉकवाइज हम ले लेते हैं करंट का फ्लो, आई करंट इसमें ऐसे पास हो रहा है, तो इसमें देखिए कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, इसकी वजह से यहाँ से जो काटे थे उसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना था, डीबी परपेंडिकुलर ऐसे काटे थे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना था, दोनों का नेट ऐसे दिया था। ठीक, इसकी वजह से ये डायरेक्शन, इसकी वजह से ये डीबी का डायरेक्शन, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अब जब इधर में पता करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इस कॉइल के राइट साइड में जब देखें तो हमको मिला ये डायरेक्शन, ठीक है। इस तरफ अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो क्या डायरेक्शन होता है, चलो यहां पर हम बात करते हैं। इसकी वजह से कैसे डायरेक्शन, देखो यहाँ पर ऐसे था 90 डिग्री पर गया था, ठीक है। यहाँ पर भी इस ये जो आर लाइन है, ये जो आर लाइन है, डिस्टेंस आर पॉइंट का, उसके जस्ट परपेंडिकुलर में होगा। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ दो केसेस खड़ा होता है, एक तो परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर ये लाइन भी होगा और इसका परपेंडिकुलर ये लाइन भी होगा। कौन सा लाइन सही होगा, सोचो बात। परपेंडिकुलर ये लाइन भी है, परपेंडिकुलर ये लाइन भी है, कौन सा लाइन होना चाहिए? पाम रूल इस्तेमाल कर लो, पाम रूल इस्तेमाल करो, पता चला कि ये होगा इसका डायरेक्शन। होगा नहीं होगा, देख लो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, इस तरह से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। करंट के डायरेक्शन में पाम ये फिंगर पकड़ा रखो और इस पॉइंट पे लाओ तो क्या होगा, आउटवर्ड। देखो ऐसे है, इस पॉइंट इधर जा रहा है तो इनवर्ड, और इस तरफ जाएगा तो आउटवर्ड, समझे। फिंगर को कर्ल करना है, थंब को अपने करंट के डायरेक्शन में रखना है। करंट यहाँ पर देखो, करंट के डायरेक्शन इस पॉइंट पर जब निकाल रहे हैं तो ये अंदर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, और जब इधर आएंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे ऐसे भाग रहा है। तो इस गियर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा, देखिए। अच्छा, इसकी वजह से जरा सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ सामने आने वाला है, ठीक है। इसकी वजह से समझो, इसकी वजह से जो 90 डिग्री बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। करंट की डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में रखो, है ना, करंट के डायरेक्शन थंब को, है ना, यहाँ कर्ल करो नीचे की ओर, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन यहाँ से इसके जस्ट 90 डिग्री बनेगा, तो इसका 90 डिग्री कैसे होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अब हम बात करें कि इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग के इस तरफ जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का, रिंग के इस तरफ भी वही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। बात को समझो, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एक्सिस तरफ थे तो डायरेक्शन कुछ और निगेटिव एक्सिस तरफ चले आए तो डायरेक्शन कुछ और। आप निगेटिव डायरेक्शन तरफ कर लो या पॉजिटिव डायरेक्शन तरफ कर लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट साइड में कुछ एक ऑब्जेक्ट है कि रिंग के लेफ्ट साइड में अगर डायरेक्शन इस तरफ है, ईस्ट की ओर है ना, तो इधर क्या होगा, वेस्ट की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं, डायरेक्शन उल्टा नहीं होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। देख रहे हो यहाँ पर, जिस ऑर्डर में इस दोनों का रिजल्टेंट दिया है, इस साइड का पॉइंट, यहाँ पॉइंट तो P है और यहाँ पर पॉइंट चलो मान लिया हम Q है। तो जिस तरह से P पर डायरेक्शन है नेट मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ भी वही डायरेक्शन है। अगर हम बात करें इसका ऑर्डर को चेंज कर दें, हम क्लॉकवाइज नहीं है ना, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो क्या होगा वो भी देख लो। अगर हम थोड़ा सा लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ये फर्स्ट सेकंड समझो, एक हम ऐसे रिंग लेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से जो ऐसे जाएगा और इसकी वजह से जो यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, दोनों की वजह से जो डायरेक्शन बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा। तो नेट इसका रिजल्टेंट वाला ये होगा बिल्कुल।
दोनों की वजह से ये डायरेक्शन बनेगा, एक इधर, और इसकी वजह से ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन बना। दूसरा, इस तरफ आओ, एक्सिस के इस तरफ हम साइड चेंज कर रहे हैं। पहले P पॉइंट पर थे, अब यहाँ पर हम पॉइंट को Q ले रहे हैं, Q पॉइंट को हम पता करने जा रहे हैं डायरेक्शन। तो इस DL की यहाँ जो DL कट हुआ, यहाँ जो DL कट हुआ, इस DL की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन देखोगे आप, तो क्या हुआ, और यहाँ इसकी वजह से DL का जो डायरेक्शन देखोगे, दोनों की वजह से कुछ ऐसा ही बनेगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसी बनेगा। तो इस केस में भी लेफ्ट एंड राइट इन बोथ द केसेस नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर इस तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव। ऐसे ही हम ग्राफ से दिखलाएंगे इसको, ग्राफ में दिखलाएंगे किस तरह से हो रहा है। दोनों तरफ पॉजिटिव तरफ रहो तो भी जिस डायरेक्शन में है, नेगेटिव तरफ अगर चलो तो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिमेन सेम। ठीक है, अच्छा ग्राफ से हम दिखाते हैं, ग्राफ से दिखा दें, ग्राफ से दिखाते हैं इसका हम। चलिए ग्राफ समझिए इसका। ये मान लो इधर डिस्टेंस वो x और इस तरफ मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड b है। ठीक, इस तरफ हम चल रहे हैं, पॉजिटिव x की ओर चल रहे हैं। तो पॉजिटिव x की ओर चल रहा है तो मैग्नेटिक क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। आपको पता है ना, फार हो जाने पर एकदम मिनिमम हो जाता है, सेंटर पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे जैसे दूर हटेंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा कुछ बनेगा। मान लो अब हम नेगेटिव एक्स की तरफ लेते हैं इधर में, तो इसमें कहने का मतलब क्या देखे थे कि अगर एक का इस तरफ डायरेक्शन, इस साइड में ये डायरेक्शन बन रहा है, तो इस तरफ कॉइल के इस तरफ जाने से डायरेक्शन यही रहता था। तो इसका मतलब अगर एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा दे दिया तो वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं देखना कि लेफ्ट पे जाने से, इस तरफ जाने से पॉजिटिव है तो इस तरफ जाने से नेगेटिव होगा, वैसा कुछ नहीं। मान लो, समझो बात, 2 सेंटीमीटर इधर गए तो b का वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव, सही है। 2 सेंटीमीटर हम इधर गए, अपोजिट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर भाग गए, 2 सेंटीमीटर भागे तो यहाँ पर जो हमको डायरेक्शन b का वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव, और इधर में b का वैल्यू पॉजिटिव। ऐसा तो होगा नहीं, आइदर दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव होगा, आइदर दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का कहानी तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अगर ग्राफ दे दे तो आप समझ लो कि गलत है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा बनेगा। इस तरफ भी आने से मैं डिस्टेंस इधर आओ, कुछ ऐसा बनेगा। मान लो 2 सेंटीमीटर इधर गए, पॉजिटिव तरफ भाग रहे हैं, और जैसे पॉजिटिव तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, तो b का वैल्यू पॉजिटिव, सही है। अगर आप ऑरिजिन से नेगेटिव की तरफ भाग जाओ 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी पॉजिटिव, तो आप इस तरफ भागो या इस तरफ भागो, वैल्यू पॉजिटिव ही मिलना है, सेम मिलना है, डायरेक्शन सेम होगा। ऐसा बना सकते हो या दोनों के नीचे बना सकते हो, आइदर दोनों ऊपर होगा या फिर दोनों नीचे होगा। एक ऊपर और एक नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ठीक है, चलिए खत्म। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होती है। ठीक है, हाँ, हम क्या कर रहे थे कि एक क्वेश्चन कर ले, अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 रिंग है, मान लो एक यहाँ पर रिंग है और एक मान लो
यहाँ पर ही, ठीक है। तो बड़ा बना दिए, छोटा बनाए, जगह चाहिए। अच्छा सवाल है, सोचना इसको। एक रिंग मान लो कि ये है और एक रिंग मान लो कि ये है, ठीक है। इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस सेपरेशन दोनों के बीच का ये भी दे रखा है r। अच्छा दोनों के बीच का सेपरेशन r दे रखा है, ठीक है। और सेम करंट पास भी हो रहा है दोनों में, एक ही जैसा सबूतर भाई जैसे, रेडियस सेम, करंट भी सेम, ठीक है। इसके सेंटर पर, इसके लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर यहाँ मान लो कि है O, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r/2 हुआ और यहाँ से भी यहाँ डिस्टेंस r/2 हुआ, ठीक है। तो इसमें प्रूफ आपको ये करना है कि नियर द सेंटर ऑफ द लाइन, नियर द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पर, सॉरी सेंटर में मिड पॉइंट, एट नियर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू कॉइल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ दूर तक यूनिफॉर्म रहता है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ डिस्टेंस तक, कुछ स्मॉल डिस्टेंस तक यूनिफॉर्म रहता है। सो प्रूव दैट, क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं यहाँ, प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड near the midpoint of line joining remains uniform या constant कर दो। Prove that magnetic field near the midpoint of line joining remains uniform for a small distance। चल ये दिखाना है आपको, मतलब ये सेंटर बीच में है, पॉइंट लाइन ज्वाइन के बीचों बीच कुछ दूर तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपको दिखाना है इसको, ठीक है। ठीक, आई करंट दोनों में रन कर रहा है। चलो इसकी वजह से हम निकालते हैं, हाँ ये r/2 डिस्टेंस पर है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं d, ये डिस्टेंस हम d लेते हैं, तो d डिस्टेंस तक मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है, यही दिखाना है आपको, इस सेगमेंट में यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये दिखाना है आपको। इसके सेंटर से थोड़ा सा आगे पीछे तक यूनिफॉर्म है, यही दिखाना है। चलिए, और ये मान लेते हैं n टर्न्स है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इन, ये भी मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, दोनों में वही n टर्न्स, सेम n टर्न्स। चल इसकी वजह से देखिए, तो जब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस होगा क्या होगा, r प्लस d, r नहीं r/2 प्लस d, ठीक है। अच्छा इस सेंटर से, इसके सेंटर से जब डिस्टेंस पता करेंगे, इस क्यूब का मान है पॉइंट p, मान लें p पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके सेंटर से अगर हम डिस्टेंस मेजर कर लें तो ये कितना होगा, r/2 माइनस d, बिल्कुल सही होगा, ठीक। ये वाला डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस r/2 है, तो d माइनस कर दिए, जिसके सेंटर से ये निकल गई, बिकॉज इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अच्छा चलो करते हैं, ये x है, रिंग x है और ये रिंग y है, तो ड्यू टू x, रिंग x की वजह से चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट p, मैग्नेटिक फील्ड एट p दैट इज b, यहाँ x लगा देते हैं, x वाले पॉइंट की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, μ0/2 इंटू n टर्म से n i r स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो डेरिवेशन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। ये x का मतलब क्या है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर आप कर रहे हो। तो इस कॉइल से ये पॉइंट P कितना दूर है, r/2 प्लस d। सो ये x यहां से हटेगा और r/2 प्लस d इसका स्क्वायर चढ़ेगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ पर x का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से तो ये r/2 प्लस d है डिस्टेंस। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दो। म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर बाई, तो इसको सॉल्व कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर करो। और याद रहे ये d क्या है, ये d इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू रेडियस, बहुत छोटा स्मॉल डिस्टेंस, काटे नहीं है, ठीक है, क्रॉस हो गया। चलिए यहाँ से सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई थिंक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करो तो 2 2 खत्म, आर डी इसकी पावर 3/2, यही होगा। चलिए तो d का वेरी वेरी स्मॉल, तो d स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो d स्क्वायर कैन बी खत्म, नेग्लेक्टेड। d स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर बाई, अब नीचे देख लो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 कितना आ जाएगा, 5r स्क्वायर बाई 4 प्लस ये तो खत्म, इसको आर डी की पावर 3/2, इसकी पावर 3/2। ये आया bx, फर्स्ट इक्वेशन हम मान लें, p पॉइंट पर आया, x है, x वाले की वजह से, y वाले की वजह से कर लेते हो, y वाले की वजह से पता करो, dy म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई, रेडियस तो r ही है, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r कौन सा रेडियस, तो रेडियस तो इसका भी r है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x का मतलब क्या, डिस्टेंस उसके सेंटर से उस पॉइंट पर कितना है, तो इसके सेंटर से इस p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r/2 माइनस d। सो आप यहाँ पर r/2 माइनस d का इस्तेमाल कर लोगे और इसकी पावर 3/2 लगा दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन, इसको इसी तरह से ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इसमें भी डी स्क्वायर आएगा माइनस आर डी आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहें हम तो इससे मिला के लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 यहाँ भी आएगा, मतलब 5r स्क्वायर बाई 4 यहाँ भी आएगा, और प्लस आर डी जो है तो माइनस आर डी आ जाएगा, डी स्क्वायर इसमें भी इग्नोर हो जाएगा। वैसे ही जैसे स्क्वायर स्क्वायर खोल के किए थे, तो ये हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ये वाला, 5r स्क्वायर बाई 4 माइनस आर डी का पावर 3/2, ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट देखो, यहां पर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों सिंपली ऐड होगा, सेम करंट है और सेम सेंस में है, सेम सेंस में है, तो दोनों का नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी नेट इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई, इसका इस्तेमाल कर देंगे। आप दोनों को जोड़ दो, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से हो जाएगा, करना पड़ेगा, दोनों का जोड़ना तो हालत खराब है, इसमें कुछ बाइनोमियल घुसेगा इसमें, है ना, तो बाइनोमियल्स का हो सकता है कहानी जाए। चलिए इसको हम ही सॉल्व करते हैं, तो हम लिख लेते हैं, ये वाला कितना आया है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर लिख लें यहाँ पर, चलो भूल ना जाए कितना आया था, यहाँ लिख लेते हैं, म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर बाई 5r स्क्वायर बाई 4 प्लस आर डी की पावर 3/2,
यही आया था। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए तो bx प्लस by मतलब ये bx का ये आया था और by का माइनस में गया था, एक प्लस में एक माइनस में आया था, ठीक है। तो b नेट इज इक्वल टू हो गया, लिख लो वहां से म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर बाई 5 आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस आर डी की पावर 3/2, ये हो गया एक का, प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर बाई 5 आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर डी के पावर 3/2। चलिए यही सॉल्व करना है, म्यू नॉट अपॉन 2, यहाँ से कुछ कॉमन होगा क्या, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 सब में कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर इतना हम कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, इसकी पावर ये 3/2 है नीचे में तो ऊपर में लेके चले जाते हैं, माइनस 3/2 लिख देंगे, 5 आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर डी पावर माइनस 3/2, ठीक है, प्लस इसमें भी वही होगा, और ये ऊपर चला गया 3/2 तो निगेटिव बन गया, 5 आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर डी का पावर माइनस 3/2, ये बचा, ठीक है, ठीक। अब फिर से म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर बाई 4 2 इंटू, अब इसमें से देखो, इसमें से एक कॉमन निकाल रहे हैं, क्या हम बेसिक यूज करने जा रहे हैं, बाइनोमियल का एक कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, 1 प्लस ए बाई एक्स पर पावर अगर -2 है, समझ लो बाइनोमियल कंसेप्ट क्या है, 1 प्लस ए बाई एक्स, यहाँ 1 रहना जरूरी है, ए बाई एक्स ऐसा करते तो 1 लाने के लिए आपको 5 आर स्क्वायर बाई 4 5 आर स्क्वायर बाई 4 दोनों में से खींचना पड़ेगा कॉमन, ठीक है, समझ लो बात को। तो इसका क्या करता है कि 1 प्लस ए बाई एक्स इंटू -2 लग जाता है, ठीक है, तो 1 यहाँ लाने के लिए हम 5 आर स्क्वायर बाई 4 को हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं तो पूछूंगा ऐसा क्यों किए सर, बाइनोमियल में सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये डी बाई आर बहुत छोटा चीज है, चलो आगे से पता चल जाएगा। हाँ तो हम 5 आर स्क्वायर बाई 4 का पावर माइनस 3/2 को हम बाहर खींच लिए, अंदर में क्या रहा, ये यहाँ तो 1 आ गया, प्लस आर डी अपॉन 5 आर स्क्वायर बाई 4, मेन डिवीजन लाइन ये है, इसको उल्टा कर लें, एक आर से एक आर खत्म, 4 ऊपर चला जाएगा, 4d बाई 5 बचेगा, क्या आएगा ये कैलकुलेशन, 4 ऊपर चला गया, 4d बाई 5r, चलो लिख दिए हम 4d बाई 5r, इसके बाद -3/2 प्लस यहाँ 1 माइनस यहाँ है, यही से जाएगा 4d बाई 5r का पावर -3/2 ब्रैकेट बंद, ठीक है, समझ में आया। 5 आर स्क्वायर जब एक कॉमन किए तो यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन इसमें तो डिवीजन हो गया 5 आर स्क्वायर बाई 4 से, तो 4 ऊपर चला गया, एक आर खत्म कर दिया, नीचे काम कर। हाँ अब ये बाइनोमियल इस्तेमाल करो, इसके साथ पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको देखो तो निगेटिव पावर है, हम पॉजिटिव करेंगे इसको मारते हैं उल्टा, 4 बाई 5 आर स्क्वायर कर ले, पावर हो गया 3/2, निगेटिव से पॉजिटिव बन गया, इसके अंदर कर ले 1 प्लस 4d बाई 5r इंटू -3/2, यहाँ पर आया तो 1 माइनस 4d बाई 5r इंटू -3/2 ब्रैकेट क्लोज,
देख लो, आई थिंक ये तो कट जाएगा, -12 के लिए ये खत्म हो गया, ये और ये खत्म, 12d प्लस, हाँ ये खत्म हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया 12d बाई समथिंग, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि d बाई आर, देखो d बाई आर इज वेरी वेरी लेस। अब बोलो कि यहाँ पे बाइनोमियल क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि d बाई आर इज वेरी वेरी लेस, d है स्मॉल डिस्टेंस और रेडियस इसका उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, तो d बाई आर हमारा, d बाई काम क्या, d बाई आर वेरी वेरी लेस है, इसलिए बाइनोमियल यहाँ अप्लाई हो गया, उसके पहले 1 है ही हमारा सपोर्ट के लिए, ठीक है। चलो तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया, 1 + 1 ब्रैकेट में 2 बच गया, तो आ गया म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर इंटू 4 आर स्क्वायर 4/5 पर भी ये 3/2 पावर है, इंटू आर स्क्वायर नीचे में है उसका भी 3/2 है, स्क्वायर खत्म, नीचे में आर क्यूब बच गया, इंटू 2 बच गया, 2 से 2 खत्म, इसमें 2 ब्रैकेट में बचा, ये 2 से ये 2 खत्म, देख लो तो ये आर क्यूब है और यहाँ आर स्क्वायर है, एक आर नीचे बचा, 4/3 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ठीक है, -3/2 3/2 हो गया, तो आई थिंक 4 का क्यूब 64, 64/125 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हाँ इसको वही पूछा है 3/2 करने से, तो आ गया हमारा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक, इसका वैल्यू जो भी है 64/125 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इंटू नीचे में आर बचा, इंटू 4/5 की पावर 3/2, 4/5 की पावर 3/2, इसका वैल्यू सॉल्व करोगे शायद 0.7 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 64/125, ठीक है, उसका रूट कर लोगे तो आई थिंक वही आएगा, तो ये वैल्यू जो आया आप देख लो, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स रहेगा, ठीक है, ये देख लो म्यू नॉट फिक्स वैल्यू, 4/10⁻⁷, एन है नंबर ऑफ टर्न्स वो भी फिक्स है, आई जो करंट है वो भी फिक्स है, और रेडियस भी ऐसा तो नहीं ना कि अभी रेडियस 5 सेंटीमीटर का था, 2 मिनट बाद इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया, क्या डिवाइड बाय dx एट रेट में जो हो रहा है मैथमेटिक्स 12 क्लास, रेडियस बढ़ गया अचानक, ठीक है, तो ये सारे टर्म्स में जितने भी इन्वॉल्व है सारे कांस्टेंट है, तो इसे ये पता चल रहा है कि b का जो वैल्यू आया हमारा, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन आई बाई आर इंटू इसका जो वैल्यू आएगा 0.7 समथिंग आता है, ठीक है, 0.76 मान के चलो अप्रॉक्सीमेट, इंटू 0.76, ठीक है, तो ये वैल्यू ये देखो तो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस सेंटर से इस मिड पॉइंट से कुछ दूर तक ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस नाम का चीज, डी नाम का चीज आया नहीं, डिस्टेंस नाम का कोई चीज ही नहीं इसमें इन्वॉल्व है, सो क्या है, सेंटर से थोड़े दूर आगे, मिड पॉइंट से थोड़े दूर आगे तक, थोड़ा दूर स्मॉल डिस्टेंस तक जाकर के ये कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, अगर कुछ और ज्यादा दूर चले जाओगे तो फिर बाइनोमियल अप्लाई नहीं होगा, फिर वहां पर वैरी कर जाएगा, ठीक है, बाइनोमियल अप्लाई किया इसलिए हो गया कि थोड़ा सा आगे बढ़ने से यहाँ पर टर्म्स हमारा ऐसा कुछ आ गया जिसमें बाइनोमियल अप्लाई हो गया, लेकिन अगर ज्यादा डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा तब तो फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इसकी वजह से कुछ और, इसकी वजह से कुछ और, एज ए होल दोनों का नेट करने से रिजल्ट कुछ और वैरी कर जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो यही हमारे यहाँ से प्रूफ हुआ। सर में आई बात, यहां से 5r² 4 3/2 इसको कॉमन कर लिया, ठीक है, पॉजिटिव करने के 3/2 पावर हो गया, खत्म, देखिए सबसे विजिबल है ना,
ठीक है, चलो आज का लेक्चर कहाँ गया क्या है? आज हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस क्या होता है किसी पॉइंट पर, ठीक है। और ग्राफ को भी देखे कि इस तरफ का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ भी वही डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ग्राफ भी बताया कि दोनों तरफ एक ही तरफ होगा, इधर ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, एक ऊपर और एक नीचे, इधर इधर नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर खत्म होता है और बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके बाद के टॉपिक में। तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।